हेलो बच्चों, शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी जिसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको जाकर एक बार देख लेना। चलो बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैं समझाती हूँ आपको। जिसे आप अपने आसपास चारों तरफ देखते हो, आपकी मम्मी पापा, आपके जो नेबर्स हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, सब कुछ ना कुछ काम धंधे में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। अब वो काम क्यों करते हैं? जिससे क्या आए आपके पास पैसा। क्योंकि आप जानते हैं एवरी पर्सन नीड टू मनी, विदाउट मनी वी कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ। तो हर व्यक्ति के लिए इनकम क्या है, जरूरी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, बुक की लैंग्वेज में देखते हैं। दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर करके पैसा कमाता है, आपने बहुत सारे वेजिटेबल स्टोर्स देखे होंगे, लेबर्स देखे होंगे, फिशिंग मैन देखे होंगे, टेलर, पानी पूरी सेलिंग, ब्रिक्स फॉर्मिंग, सारी सेलिंग एटसेट्रा। इतने सारी एक्टिविटीज़ करके हम क्या जनरेट करते हैं, मनी को। ठीक है, और ये मनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू हमारी लाइफ का जो भी है पूरा सिस्टम चलता है। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो चार्ट दिख रहा है ना, आपको अच्छे से ध्यान से सुना क्योंकि इसी चार्ट के थ्रू हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलो क्लासिफिकेशन देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर के हिसाब से कितनी तरीके की एक्टिविटी हम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब देखो ये 3 पॉइंट्स है। अब इन 3 पॉइंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। देखो पहला है नेचर एक्टिविटी से कौन कौन से सेक्टर कनेक्टेड है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। थर्ड ऑनरशिप के हिसाब से पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। आपको ना ये जो चार्ट दिख रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चन यही से बनते हैं। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एक डेफिनेशन बन सकती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। सिंगल डेफिनेशन पूछ सकते हैं, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। इन सेक्टर्स के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आप उसको इजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलो समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर डायरेक्ट कनेक्ट होता है नेचर से। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्टर विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। ठीक है, डायरेक्टली से कनेक्टेड है नेचर से। When we produce something by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. This is the main definition of primary sector. Now moving to other factors of this primary sector, it provides the base for all other products. अब देखो, टी शर्ट हर कोई पहनता है भैया, है ना, टी शर्ट। अब टी शर्ट किसकी बनती है, कॉटन्स की। कॉटन्स क्या हमें कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर से। तो ये क्या है, एक रॉ मटेरियल है। तो दिस सेक्टर इज ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टू अदर सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर से हम रॉ मटेरियल नहीं निकाल सकते तो अदर सेक्टर में वर्क नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब इसको समझते हैं अच्छे से। पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स दस एक्टिविटी इन विच वी चेंज द प्रोडक्ट टू नेचर इनटू अ न्यू फॉर्म। जो भी प्रोडक्ट हमें नेचर से मिलता है हम उसको क्या कर देते हैं, एक नया फॉर्म दे देते हैं। एग्जाम्पल, हम कॉटन से क्या बना रहे हैं, क्लॉथ बना रहे हैं। सुगर केन, गन्ना, गन्ने से क्या बना रहे हैं हम, शुगर, चीनी। और जैगरी जिसको बोलते हैं हम गुड़। मतलब देखो, जो नेचर से डायरेक्ट कनेक्ट है उसको कुछ ना कुछ चेंज करके एक न्यू प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। कैन मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती है। अपने आसपास देखो कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, उसके लिए रॉ मटेरियल से आता है, प्राइमरी सेक्टर से आता है। चलो, व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज द एन एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके एक न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ध्यान से सुनना, सर्विस सेक्टर भी अगर आपको क्वेश्चन आया ना, एक्सप्लेन सर्विस सेक्टर या डिफाइन सर्विस सेक्टर, दिस इज ऑल्सो टर्शरी सेक्टर। देखो, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल में इसमें आता है ट्रांसपोर्ट, बैंक, टीचर, डॉक्टर, बार्बर, कॉबलर्स, लॉयर एटसेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर। अब देखो, आप एक बड़े किसान हो, है ना, किसान हो, आपने बहुत सारी फसल उगाई, बहुत सारा गेहूं आपके पास आ गया है। अब वो गेहूं, इतना सारा गेहूं टन में है जो आप उसको खा नहीं सकते, अपने आसपास के एरिया को दे नहीं सकते क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी और भी होंगे ना। अब इतने सारे गेहूं का करोगे क्या, उसको ले जाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। रोड हो, जल के द्वारा, मतलब किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा आप उस गेहूं को क्या कर रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर यू। दूसरा, आपके पास पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो इतना सारा पैसा आप अपने घर में थोड़े ना रखोगे, कितना रिस्क काम होता है। हम थोड़े से ही पैसे रखते हैं तो उसमें भी रिस्क लगता है कि भैया कोई ले करना चल जाए। तो बैंक क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे सारे पैसे जो हैं सेविंग्स उसमें जमा कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी हमें
मिलता है। विदाउट टीचर आप एक अच्छा एजुकेशन ले सकते हो क्या? इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर, विदाउट डॉक्टर आप अच्छे हेल्दी नहीं रह सकते हो, क्योंकि एवरी पर्सन नीड टू डॉक्टर, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। तो ये सर्विस सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको समझने हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन देयर सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन सा सेक्टर करता है? तो इसको मेजर करने के लिए एक टर्म आती है जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, इसमें क्या करते हैं, विद इन 1 ईयर, एक साल में हम जितना भी प्रोडक्ट, जितनी भी सर्विस देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, जितनी भी फाइनल चीजें हैं उसी से निकल के आ जाती है हमारी जीडीपी। जीडीपी इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द 1 ईयर, इट इज कॉल्ड जीडीपी। अब देखो, हाई प्रोडक्शन मतलब हाई जीडीपी, लो प्रोडक्शन मतलब लो जीडीपी। जितना आप प्रोड्यूस करोगे, जितना हाई प्रोड्यूस करोगे, आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी, लेकिन जितना कम प्रोड्यूस होगा उतनी ही आपकी जीडीपी कम होगी। अब कुछ फैक्ट्स हैं, उसको आप अच्छे से याद कर लेना। यूएसए हैज द लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। यूएसए क्या है, सबसे बड़ी जीडीपी वाली कंट्री है, लेकिन हमारी इंडिया की पोजीशन इसमें 5th नंबर पर है। इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द टोटल इन द वर्ल्ड। ठीक है। द जीडीपी इज इंडिया इज मेजर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, जीडीपी को कौन मेजर करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, एक और टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, कैसे कैसे सेक्टर क्या हुए, डेवलप्ड हुए। अगर अपन जनरल लैंग्वेज पे देखें तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप्ड हुआ होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। यही क्रोनोलॉजी एक हमारी रही है। तो चलो इसको हम पॉइंट्स के रूप में एक बार देख लेते हैं। इन इनिशियल स्टेज द प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली बात है, कोई भी मनुष्य हो या कोई भी देश का कोई भी कंट्री हो, सबसे पहले किस पर टिके हुए थे? प्राइमरी सेक्टर से। Gradually, secondary sector become the most total production in the employment has over the time shifted taken places from primary to secondary places। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, प्राइमरी को रिप्लेस करके कौन आ जाता है? सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है, जो मोर एम्प्लॉयमेंट देता है हम लोगों को। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये सेक्टर क्रोनोलॉजी चलती रहती है, एंड मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर। धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर पे शिफ्ट हुए हम। और अगर आज आपसे कोई पूछे कि हम सबसे ज्यादा किस सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, तो दिस इज टर्शरी सेक्टर, क्योंकि एवरी पर्सन नीड डॉक्टर, टीचर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बैंक, लॉयर, एटसेट्रा, एवरीबडी नीड्स टू दिस। चलो, अब एक और क्वेश्चन है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब एक ओवरव्यू देखो टर्शरी सेक्टर का, आपकी बुक में ये चार्ट दिया हुआ है ना। 1973 से 74 की बात करते हैं। 40% ऑफ जीडीपी मिलता था हमें प्राइमरी सेक्टर से। 73-74 की बात हो रही है। 30% जीडीपी आता था हमारा सेकेंडरी सेक्टर से। 40% जीडीपी आता था हमारा टर्शरी सेक्टर से। अब उसके फर्दर हम आते हैं 2013 एंड 14 की बात करते हैं। 14% किससे मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर से। मतलब आप डेटा मैच कर पा रहे हो, कहाँ हम 40% देते थे जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर से। अब आज देखिए 13-14 की बात करें तो ओनली 14%। 13 से थोड़ा इस बार बढ़ा है, सेकेंडरी सेक्टर में 19, और देखो कितना जंप कर लिया, 47 से डायरेक्ट 67 पर आ गया हमारा टर्शरी सेक्टर। तो आज भी क्या है, टर्शरी सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है, हम डेटा के हिसाब से बताए तो। द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट द लास्ट ऑफ जीडीपी, द टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द जीडीपी। सबसे कम प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वही टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई टर्शरी सेक्टर इज राइजिंग। अब टर्शरी सेक्टर क्यों बढ़ रहा है? चलो अच्छे से समझते, ध्यान से मेरी बातों को आप सुनना। सम सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, बैंक्स। अब देखो, हर व्यक्ति को हॉस्पिटल की नीड्स होती है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना हॉस्पिटल आज तक गया ही ना हो, है ना। हॉस्पिटल की जरूरत बढ़ रही है, मतलब डॉक्टर्स की जरूरत बढ़ रही है, उनका जो योगदान है वो बढ़ रहा है। स्कूल्स देखो, मैं ना एक समय में देखती थी मेरे एरिया में मात्र 1-2 किलोमीटर में 1 या 2 स्कूल हुआ करते थे, मुश्किल से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। लेकिन अब तो कॉलोनी कॉलोनी में छोटे छोटे स्कूल खुल गए। देखो स्कूलों की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है, तो टीचर्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। पुलिस स्टेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्राइम भी बढ़ेगा, तो पुलिस स्टेशन की संख्या तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगी। नेक्स्ट, कोर्ट, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स, मैंने आपको बताया बैंक्स की इंपॉर्टेंट है। पहले लोग इतना नहीं कमाते थे कि बैंक की जरूरत पड़े, लेकिन आज उतना कमाते हैं, तो बैंक की ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे का भी क्या होता है, आज अकाउंट में खाता होता है। जैसे ही हम 5th स्टैंडर्ड में जाते हैं, हमको बोलते हैं बैंक अकाउंट की डिटेल्स दो आपकी, है ना, आप समझ सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर लीड्स टू। अब जैसे जैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से बताया डेवलपमेंट क्या है, एक बार आप उसको वीडियो को अच्छे से देखना। डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है टर्शरी सेक्टर भी अपने आप बढ़ जाएगा। एज इनकम लेवल्स राइज, सम पीपल्स डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज। अब जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनकी डिमांडिंग भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। ईटिंग आउट, बाहर खाने चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या कर रही है, टर्शरी सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रही है। ओवर द पास्ट डिकेड, सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड इजेंशियल। देख रहे हैं लास्ट के कुछ सालों से इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है भैया, बहुत ज़्यादा। मैं बता रही हूँ, मुझे 12th में जाकर मोबाइल मिला था, लेकिन आज यहाँ बच्चे 5th, 2nd, 3rd, 4th के बच्चे मोबाइल लेके घूम रहे हैं। मतलब समझ रहे हो
इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, सोशल मीडिया, हर बच्चे के अकाउंट खुले हुए हैं, बड़े ध्यान से लगे हुए हैं, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है उनको, सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है। हर बच्चा मुझसे आकर पूछता है मैम आपकी इंस्टाग्राम आईडी दो ना। मतलब क्या यार, मतलब जिस एज में मैं थी ना, मुझे तो इंस्टाग्राम पता ही नहीं था। मैं फर्स्ट या सेकंड ईयर में आई, उसके बाद मैंने ये सारी सोशल मीडिया चलाना जाना था। आज भी उन पर बहुत कम जाती हूँ, लेकिन बच्चे भरे हुए हैं, लगे हुए हैं। चलो बेटा एंजॉय करो आपकी लाइफ, अच्छी बातें करना चाहिए। अब देखो एक और क्वेश्चन, वेयर आर मोर पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड। देखो जीडीपी में तो भैया टर्शरी सेक्टर ने बाजी मार ली है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कौन है वो भी देख लेते हैं। अब वही 1977 से 78 का डाटा देखते हैं। 71% एम्प्लॉयड थे प्राइमरी सेक्टर में, 11% थे सेकेंडरी में, और 18% एम्प्लॉयड थे टर्शरी सेक्टर में। अब 17-18 की बात करते हैं। देखो 71 से आ गए 44 पे, मतलब भैया एम्प्लॉयमेंट पे भी प्राइमरी सेक्टर ने मार खा ली है ना। 11% से अब थोड़ा सा ग्रो हो गया भैया सेकेंडरी सेक्टर में, 25% पे पहुंच गया। वहीं 18 से जंप कर लिया इसने 31% पे टर्सरी सेक्टर में। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, है ना। देखो अभी भी एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर पे। आपको लगा होगा सुन के कि नहीं टर्सरी सेक्टर राइज हुआ है तो ये भी राइज हुआ होगा, नहीं एम्प्लॉयमेंट में भी प्राइमरी सेक्टर भी आगे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर मोर पीपल एम्प्लॉयड, मोर पीपल एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर बट दे कंट्रीब्यूट लेट प्रोडक्शन, वाई। ठीक हो, हाँ भले से बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन उनका प्रोडक्शन कुछ नहीं है। अब एक खेत में मात्र 4 लोगों की जरूरत है, वहां काम करने आ गए 7 लोग, तो तुम बताओ क्या ये कुछ प्रोडक्ट काम हुआ? नहीं हुआ भैया। तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ योर बुक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन अच्छे से सुनना बेटा, मुझे पता है वीडियो बहुत लेंदी होता जा रहा है, लेकिन काम की चीज़ें हैं, आपको पढ़ना पड़ेगी। हाउ टू क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट, अब कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। अब इसके सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ बुक। देखो गवर्नमेंट प्रोवाइड चिप लोन्स टू स्मॉल फार्मर, जो छोटे छोटे किसान है ना, उसको सरकार क्या कर दे, छोटे छोटे लोन दे दे, है ना। जिससे वो क्या करेंगे, ट्यूबवेल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, टूल्स, मशीन, मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुत सारी जो चीज़ें हैं नेसेसरी की, उनको आसानी से खरीद पाए, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट न्यू डैम्स एंड कैनल्स, बहुत सारे डैम्स और कैनल्स का निर्माण कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड रोड कंस्ट्रक्शन, देखो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर सकती है। नेक्स्ट रोड कंस्ट्रक्शन में भी काम कर सकती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कैन सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, जो गाँव वाले क्षेत्र में छोटी छोटी क्या कर दे, इंडस्ट्रीज को लगा दे। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा किसी भी जगह के लिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ना अच्छे से पढ़ लो 2-3 बार, है ना। क्या है भैया, चिप लोन दे सकती है, कैनल्स एंड डैम्स को बना सकती है, रोड का कंस्ट्रक्शन करवा सकती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कर सकती है, उसके बाद क्या कर सकती है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज बना सकती है रूरल एरिया में, प्रमोट कर सकती है टूरिज्म को, उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ में भी काम कर सकती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये देखो ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है कि तुमने आज बोला और कल कर दोगे, ये लॉन्ग टर्म है, धीरे धीरे होगा इस पे वर्क, है। चलो अब आते हैं एक और टर्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, एमजी नरेगा, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको स्टार्ट किया था 2005 में। अब देखो आप एक बेरोजगार इंसान है, ठीक है, आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जाओगे अपनी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में जाकर बोलोगे कि भैया मुझे काम प्रोवाइड करो कैसे भी करके, तो सामने वाला क्या करेगा, हाँ भैया काम तो देना पड़ेगा उसको। तो क्या करता है ग्राम पंचायत, आपको 100 दिन का काम दिलवाता है। अगर ये काम नहीं दिलवाया है 15 दिन में, तो आपको अलाउंस या बोल सकते भत्ता देना पड़ेगा, इसलिए वो दिलवा देता है आपको काम, ठीक है। तो एमजी नरेगा का फुल फॉर्म याद रखना है, 2005 में स्टार्ट हुई थी, और ये 625 डिस्ट्रिक्ट में काम भी कर रही है। 100 दिन का आपको रोजगार देती है, और अगर 15 दिन में अगर नहीं दिला पाए ग्राम पंचायत, तो आपको भत्ता देती है, अलाउंस देती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से समझ रहे। ऑर्गेनाइज सेक्टर देखो, इसमें रजिस्टर बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होते हैं यहाँ पर काम करने वाले लोग। दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जॉब सिक्योरिटी मिलती है आपको, पेड हॉलीडेज मिलते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, गुड वर्किंग कंडीशन, पेंशन एंड रिटायरमेंट। सीधी सादी बात हो रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, जो गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं या अच्छी प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं। आप जानते हो भैया उनकी जॉब सिक्योरिटी रहती है, आप उनको ऐसे निकाल नहीं सकते। पेड हॉलीडे, अगर आज छुट्टी है तो छुट्टी का पैसा भी नहीं कटता, छुट्टी मिलती है। लेकिन आप देखते हो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कहाँ होता है, छुट्टी के पैसे भी काट लिए जाते हैं। एक छुट्टी करी पैसा कट, हाफ डे लिया पैसा कट। भैया मैंने तो उसको बहुत नज़दीकी से देखा है स्कूलों में, एक छुट्टी कर लो कट, पूरा कट, मतलब कोई है ही नहीं। और संडे को भी कभी भी स्कूल बुला लेते, उसको तो पैसा देते ही नहीं हमको, मतलब ये तो गलत है ना भैया। देखो कहाँ क्या बोलो भी, अभी ऑर्गेनाइजमेंट की बात करते हैं ना। गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी कंडीशन होती है, पेंशन की भी उनको कोई दिक्कत नहीं मिलता है, रिटायरमेंट मिलता है जब। अब अनऑर्गेनाइज की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ लेबर, मेरे जैसे प्राइवेट टीचर जिनको कोई सिक्योरिटी नहीं है भैया, कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं। अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया तो 4 बात भी सुनाएंगे, चलो निकलो बीच सेशन में से। बताओ बीच सेशन में कौन रखेगा, इसलिए ढंग से पढ़ाना पड़ता है, टाइम पर पहुंचना पड़ता है। मैं बता नहीं सकती प्राइवेट टीचर की एक लाइफ क्या होती है, वो मुझसे पूछना कभी बताऊंगी मैं।
नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं होता इसमें। रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड, वो अपने आप रूल्स बनाते हैं, उनके रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। मेरी भी बात कर रही हूँ, मजदूरों की भी बात कर रही हूँ, आप देखना जो धूप में काम करते हैं। नो पेड हॉलीडेज, आज छुट्टी मारी ना तो आज का पैसा भी कट, ठीक है भैया, कितने रुपए भी हो आपके। नो जॉब सिक्योरिटी, तुमको कभी भी जॉब से धक्के मार के निकाल सकते हैं, तुम्हारा काम आपको जम नहीं रहा है, चलो जाओ। पुअर वर्किंग कंडीशन, कंडीशन भैया क्या बताएं अब आपको। नो पेंशन एंड रिटायरमेंट, कोई पेंशन नहीं मिलेगी आपको, ना कोई रिटायरमेंट है, जब तक काम करना है करो, नहीं करना है निकल जाओ। चलो समझ गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा है या अनऑर्गेनाइज, भैया ऑर्गेनाइज अच्छा है, थोड़ी मेहनत कर लो। अब क्वेश्चन आएगा कि सभी लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम क्यों नहीं करते, क्योंकि भैया शॉर्टेज है हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, बहुत कम वैकेंसियाँ निकलती है, उसके बाद किसी के पास गुड नॉलेज नहीं है, दूसरा गुड स्किल्स भी नहीं है, इसीलिए हर व्यक्ति को ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं रखा जा सकता, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम हाउ टू प्रोटेक्ट वर्क अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो उसको आप स्किप कर दो। उसके बाद अब बना दे प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर ना ऑनर बाय इंडिविजुअल और ग्रुप के द्वारा भी चला जा सकते हैं। मान लो एक 500 करोड़ की कंपनी आपको खड़ी करनी है, आपके पास 500 करोड़ है तो आप आसानी से एक कंपनी खड़ी कर लोगे, लेकिन आपके पास 100 करोड़ है तो 400 करोड़ और चाहिए ना आपको, तो आप क्या करोगे, जाओगे एक दो व्यक्ति से मिलोगे, ग्रुप से मिलोगे, जो आपकी कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें। मिलेगा भैया, क्यों नहीं मिलेगा, 500 करोड़ की इंडस्ट्री के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्या कराना है आपको, प्रॉफिट। इनका लास्ट मोटिव यही रहता है कि प्रॉफिट कमाओ, इनको ये मतलब नहीं है कि हम कितना लोगों का शोषण कर रहे हैं, कितना जो हमारा एनवायरनमेंट उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, नॉट एट ऑल ऑफ दिस। ये सिर्फ जानते हैं अर्न प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो टाटा स्टील, रिलायंस, विप्रो लिमिटेड, ICICI बैंक, दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर। नाउ मूविंग टू पब्लिक सेक्टर, ये ऑन होते गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्या इनका मोटिव एक ही है, सर्व पीपल, जैसे गवर्नमेंट, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, हॉस्पिटल, दैट इज, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, बस लास्ट, इसको अच्छे से देख लो, खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाउ डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस ऑल ऑफ दिस, हमें गवर्नमेंट ये सब चीज़ें कैसे प्रोवाइड करती, कौन सी चीज़ें, देखो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, रेलवे, स्कूल, हॉस्पिटल, इतनी सारी चीज़ें क्या करती है, हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हाँ थोड़ा बहुत कॉस्ट लेती है, लेकिन इतना हाई कॉस्ट नहीं लेती जिसको कोई पे ना कर पाए, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनको पे करने में बहुत मुसीबत आती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से तो कमी है, ठीक है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट और इन द वेरी लो प्राइस, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स फ्रॉम द अस, दैट्स वाई गवर्नमेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड अस ऑल ऑफ दिस सर्विस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सेक्टर, एक नोट याद रखना, ये प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना। ये इतना प्राइस लेंगे ना अपने से कि अपने जो भी सेविंग्स सब निकल जाएगी, सबको फिर कटोरा लेके आना पड़ेगा रास्ते में, ऐसा काम नहीं होता भैया। यहाँ बिल भरने में ही हालत टाइट हो जाती है, 600-700 रुपये, अब इनको कहाँ से देंगे, आधी सेविंग तो यही खा जाएंगे, फिर हम क्या कमाएंगे, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इनको नहीं देते, गवर्नमेंट नहीं देती, बोलती कि तुम तुम्हारा काम हटाओ, दूसरा कोई देखो, ये सारा काम जो पब्लिक फैसिलिटी का जो नॉर्मल एक इंसान को चाहिए वो तो हमें देंगे। वो बात अलग है कि पुअर कंडीशन है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं बिकॉज वी आर इंडियन। क्या बोलूँ मैं, कम से कम रिसोर्सेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाना कोई हमसे सीखे। तो फाइनली आपका ये चैप्टर होता है डन। खुश रहो, हेल्दी रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर का वेट करना जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट्स। चलो बाय बाय।